हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 6 अगस्त 1945 जापानी सेना को दक्षिण में रडार पर कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को समझ नहीं आता। फिर थोड़ी देर में वो समझ जाते हैं कि अमेरिका की तरफ से एक लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सारे रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे का सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर अमेरिकी लड़ाकू विमान को रोक भी सकती थी। 1945 आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास प्लेन उड़ाने तक के लिए पेट्रोल नहीं था। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान हिरोशिमा की आसमानों में आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि ये कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने वहां पर आया है। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे का सायरन बजाना बंद कर दिया जाता है। इस वक्त जापान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार गए थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जापान में खाने की कमी आ गई थी। जापान के लोग भूखे मर रहे थे। दुकानों में राशन नहीं था। पेट्रोल का दाम आसमान छू चुका था। एक आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब जापान की सड़कों पर एक पर्सनल कार नहीं दिखती। चारों तरफ सड़कों पर दिखते तो पैदल लोग और बस आर्मी। 6 अगस्त 1945 की वो सुबह जब अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की आसमानों से वापस चला गया, तो जापानियों को लगा कि युद्ध की स्थितियों का जायजा लेना होगा। जापानियों का यह अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये विमान युद्ध का नहीं, मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण की ओर से एक और विमान आता है। जापानी सेना इसे भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये भी पहले ही की तरह जापान की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये विमान जापानियों को मौत का फरमान लेके आया है। जापान की ओर बढ़ रहा ये विमान एनोला गै नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरेबी उड़ा रहे थे। सुबह के करीब 8:15 इस विमान से एक लिटिल बॉय नाम का बम पटका गया, जो जमीन पर नाक के बल गिर रहा था। और इस बम का लक्ष्य वही ब्रिज था, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल जाकर गिरता है। और इस बम को धरती पर पहुंचने में 43 सेकंड लगते हैं। और इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी। और जब ये फटा तो वहां का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आसमान में एक और अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स सूनी बताते हैं कि जब ये बम फटा तो इतनी भयानक रोशनी हुई कि मानो सूरज नीचे आ गया हो। ये विस्फोट इतना भयानक था कि वहां चंद ही पलों में इतने मकान, इतनी बिल्डिंगें चकनाचूर हो गई, धराशायी हो गई। जहां ये बम फटा वहां से 15 किलोमीटर दूर तक की बिल्डिंगों के कांच चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा की बिल्डिंगें चकनाचूर हो गई। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। जिस हिरोशिमा की आबादी 2.5 लाख थी, चंद मिनटों में उसकी आबादी 1,60,000 रह गई थी। 80,000 लोग राख बन गए थे। अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट पॉल डेविड बताते हैं कि यह धमाका इतना भयानक था, इतनी भयानक रोशनी हुई थी कि मुझे दिखना बंद हो गया था, मैं अंधा हो गया था। इसी पायलट में पीछे बैठे पॉप कैरेंट ने अपने कैमरा से वहां की तस्वीरें ली थी। वो उस मंजर की तस्वीरें ली थी। उसमें देखा, साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे बैंगनी बादल बन गए थे। इन्हीं बैंगनी बादलों में एक मशरूम टाइप का सफेद धुआं का गुब्बार ऊपर आ रहा था। और इस मशरूम गुब्बार को द डेड मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इस गुब्बार मशरूम के नीचे थे वो 80,000 लोग जो कुछ मिनटों पहले जिंदे थे। 14 साल के फुजियो तारो को सी विस्फोट के इतने नजदीक होने के बावजूद इतने कम चंद लोग थे जो बचे थे। उनमें से ही था एक फुजियो तारो को सी। वो बताते हैं कि 6 अगस्त की सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था कि आसमान से कुछ गड़गड़ाने की आवाज आती है। हम सब बाहर लेकर के आए तो देखा एक आसमान से एक बॉल गिर रही है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ ही समय में हमें पता चल गया कि एक बॉल नहीं, एक विनाशकारी बम है। लेकिन सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें भागने तक का मौका नहीं मिला। और फूजियो बताते हैं कि जब ये बम नीचे गिरा तो इतनी भयानक रोशनी के साथ धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया।
और मेरे पैरों की जमीन इतनी तेजी से हिली कि मानो फट गई हो। कुछ समझ पाता इससे पहले एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गईं। और जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैंने देखा कि मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूँ। मैंने जैसे ही थोड़े उठने की हिम्मत करी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक हाथ तो मांस का टुकड़ा बनकर रह गया है। जैसे तैसे मैंने अपना टूटा हाथ संभाला। मैंने देखा कि मेरे मेरे आसपास की मौजूद हर चीज राख बन गई थी। फिर मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे अच्छी थी, क्योंकि उन्हें मेरी तरह अपने गले हाथ को लेके नहीं उठना पड़ा था। मेरी माँ मुझे छोड़ के जा चुकी थी, ये बताते हुए फूजियो की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि उन मरने वालों की किस्मत उन जिंदा लोगों से अच्छी थी, क्योंकि उन्हें उस तबाही के बाद भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा। की तरह ही एक स्कूली छात्रा जिनको क्लाइन भी, वो उस दिन हिरोशिमा के रेलवे स्टेशन पर थी। क्लाइन बताती है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त स्टेशन पर खड़े थे। उसी टाइम एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के बाद मैं बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा इतनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं। लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं। जो अधमरे लोग थे वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन वहां मदद करने के लिए कोई नहीं था। मैं कुछ लोगों की मदद करती, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मैं नाकाम रही। उसके बाद मुझे अपने माता पिता की याद आती है और मैं अपने घर के लिए दौड़ती हूँ। रास्ते में मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, कुछ लोग जिंदे हैं, लेकिन उनके जख्म देखकर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनकी मदद कर सकूं। इतने भयानक जख्म थे उनके। किसी का हाथ पूरी तरह उखड़ गया था और किसी की चमड़ी बिल्कुल शरीर से उतर गई थी। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी माँ की हालत बहुत खराब है और मेरे पिताजी जो बाहर रहते थे दूसरी जगह, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी, लेकिन हॉस्पिटल पूरी तरह भर चुके थे। इस हादसे के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैंगनी चकत्ते हो गए थे और मेरे सारे सर के बाल भी झड़ गए थे। इस हादसे में बचे हुए लोगों की हालत क्लाइन की तरह ही थी। हिरोशिमा की एक तिहाई आबादी को इतनी बेरहमी के साथ मारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन बड़ी बेशर्मी से अपनी सेना पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि हमारे विमानों ने दुश्मन पर एक बम गिराया है और इस बम से दुश्मन देश पर भारी तबाही आई है। और ये बम 20,000 टन का था और ये अब तक के बमों में 2,000 गुना ज्यादा विध्वंसक था। ट्रूमैन कहते हैं कि हम इससे भी भयानक विनाशकारी बम पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनको उन निर्दोषों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ा। हिरोशिमा में जब ये विस्फोट हुआ तो हिरोशिमा का एक सैनिक भी वहां पर था। वो सैनिक अपना दर्द बताते हुए कहते हैं कि जब ये धमाका हुआ तो इतनी तेज रोशनी हुई कि मैं अंधा हो गया और उसकी गर्म लपटों ने मुझे करीब 1 मीटर तक ऊपर लेके नीचे पटक दिया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा आधा शरीर गल चुका था और मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। मैं थोड़ी सी भी कोशिश करता घुटने पे आने की, लेकिन मुझे इतनी ताकत नहीं थी कि मैं घुटने पे भी खड़ा हो सकूं। जैसे तैसे मैं एक पेड़ के तने के पास पहुंचता हूँ। वहां मैं देखता हूँ कि एक बच्चा पानी से की प्यास से तड़प रहा है, लेकिन मेरे पास पानी तक नहीं था। इस विस्फोट में जो जिंदा बचे वो लोग सड़क पर इधर उधर भाग रहे थे। सड़क पर भाग रहे लोग ऐसे लग रहे थे मानो मुर्दा जिंदे हो गए हों। इनके मुंह से खून और झाग निकल रहे थे। इनका शरीर का मांस ऐसा लग रहा था मानो हाथ लगाते ही ये हमारे हाथ में आ जाएगा। तड़पते हुए लोग पानी के लिए चीख रहे थे, लेकिन अफसोस इन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि इस विस्फोट के बाद सुबह 11 बजे बरसात भी होती है, लेकिन ये बरसात पानी की नहीं थी। ये बरसात विस्फोट से हुई रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की बरसात थी। इस बरसात में जो बरस रहा था वो क्रिस की तरह बिल्कुल काला पदार्थ था। इस बरसात के दौरान जो भी इस बरसात के दायरे में आया उसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। कई आंकड़ों के मुताबिक इस विस्फोट के बाद 80,000 लोगों की जान गई। इस विस्फोट के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुई उसके कारण 60,000 लोग और मारे गए। इसी धमाके में घायल हुए यामागुची बताते हैं कि जब उनको होश आया तो कई लोग उनके सामने तड़प तड़प कर मर रहे हैं। उन्हें लगा कि वो भी मर जाएंगे, लेकिन तभी दो लड़के जो इस धमाके से सेफ बच गए थे, तभी वो दो लड़के मुझे क्लिनिक लेके जाते हैं। जब मुझे क्लिनिक लेके जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी हुई हैं और जो जिंदा बचे लोग हैं वो इतनी बुरी तरह घायल हैं कि किसी का हाथ उखड़ा हुआ है, किसी का पूरा चेहरा जला हुआ है। अमेरिका के इस हमले के बाद हिरोशिमा और जापान ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अभी भी पूरे नहीं हुए थे। इस हमले के 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह अमेरिका फिर से
जापान के एक शहर साकानाकी पर परमाणु हमला करता है। पहले यह हमला जापान के एक औद्योगिक शहर कोकोरो पर होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे बदलकर नाकासाकी रख दिया गया। घड़ी में सुबह के 11 बज रहे थे, तभी एक अमेरिकी लड़ाकू विमान B-29 अपने बेली से बैटमैन को रिलीज करता है। 4500 किलो वजनी ये हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय बम के बराबर ताकतवर था। जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले लोग बताते हैं कि जब ये बम फटा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि पहले हमने परमाणु बम के बारे में कुछ नहीं सुना था। उनमें से कुछ जो लोग बच गए थे, उनकी चमड़ी गल रही थी, वो चीख रहे थे मदद के लिए। जिस जगह विस्फोट हुआ वहां के 1 किलोमीटर दायरे में हर चीज या तो राख बन गई या धुआं बन गया। करीबन 74,000 लोग इसमें मरे थे। उस वक्त तक लोगों ने परमाणु बम का नाम भी नहीं सुना था। लोगों को लगा कि आसमान में सूरज फट गया हो। नागासाकी पर हमला होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फिर से एक बार अपने देश को संबोधित करते हैं। इन संबोधन में वो कहते हैं कि जापान ने अब भी अगर हार नहीं मारी तो वो और हमले करेंगे, जिससे जापान के और हजारों नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए जापान के लिए यही बेहतर है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले और 8 अगस्त को जब सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो जापान ने हार मानकर 6 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। भले ही ये युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध ने हिरोशिमा और नागासाकी को इतने बड़े जख्म दिए कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।